जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जीएस की प्रैक्टिस करना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं जीएस प्रैक्टिस सेट। इस जीएस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कुल 30 जीएस की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। और एक सेट की अगर बात किया जाए तो एक सेट में हम आपको कुल 30 क्वेश्चन जीएस के कराएंगे। और ये 30 के 30 जो क्वेश्चंस होंगे वह सभी सब्जेक्टों से होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सभी मिक्स वेज क्वेश्चंस आप सभी को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छी तरीके से टैकल करिएगा। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ क्या करें, वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और एग्जाम से पहले एक दो बार उसे रिवीजन कर लें, तो कुछ हद तक वो जीएस के क्वेश्चंस को आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग अच्छी तरीके से पढ़े उनका तो पूरा तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े तो उनके लिए यही सोल्यूशन है, जो लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हैं और अपने आप को आकलन भी कर सकते हैं कि वो कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, कुछ लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देख करके कि क्या सर ये पेट को डेडिकेटेड होकर के बनाया जा रहा है। नहीं भाई, ये पेट तो है, पेट के साथ ही साथ आप बहुत सारे एग्जाम को यहाँ से आसानी से दे सकते हो। अभी हमारा पेट जो है वो नियर बाय में आने वाला है, इसलिए जो है ये पेट की पूरी तरीके से प्रैक्टिस है। लेकिन आप ये मान के चलो कि किसी क्वेश्चन पे मुहर नहीं लगा रहता है कि ये जो है सिर्फ पेट में ही आएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है। तो अच्छी तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को देखना है, पढ़ना है और समझना है। अगली बात ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, तो इसमें क्या है कि ये तो पूरी तरीके से देखो भैया, क्या है, व्हाइट बोर्ड है। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बटन दबाओगे क्वेश्चन धड़ाक से निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। यहाँ जब हम क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देंगे तो आप लोग उसे एडिट करके मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, जब आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अपनी नोट्स अपने बुक में से देखेंगे उसको कि भैया ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर उस क्वेश्चन का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे और बस उसके बाद आपको क्या करना है, उस पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लेना है। बात समझ में आ गया कि नहीं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको नोट्स तो यहाँ पे किसी प्रकार का मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये है कि जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ उन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, तो सुन लो जरा ध्यान से। ऐसे मोबाइल के नीचे जाओगे, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है तो वहाँ पे ऐसे बटन होगा, ऐसे दबाओगे ना तो धड़ाक से नीचे खुल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे देखोगे लिखा होगा पीडीएफ, और उस पीडीएफ के सामने ऐसे करके हरा हरा होगा, ठीक है। ऐसे बटन दबा देना तो ठीक है, वहां से पूरा पीडीएफ निकल जाएगा, उसको डाउनलोड करना, उसमें हमको पैसा वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। बात समझ गए कि नहीं, इतना काम आपका है, इसको कर लेना, जिसका मन करेगा क्वेश्चन ले लेना, नहीं तो जिसका ना मन करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे सुनो ध्यान से। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और फटाफट हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा क्योंकि हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 का मैं 100 बनाने वाला हूं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लग सकते हैं। आप लोग वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आपका दिमाग लगता है, इधर उधर आप भाग जाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा 1-1.5 घंटे यूट्यूब से अच्छी तरीके से डेडिकेट होकर के वीडियोस को देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करता हूं, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखिए और क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए, टॉमस रो, फाहान, हेनसॉन, और इसमें कूट दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, और सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, और इसके बाद थर्ड फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से विदेशी यात्री जो है किस क्रम में आते हैं, पहले कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, फहान आता है, फिर हेनसांग आता है, फिर टॉमस रो आता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब बात है कि सर अगर पहले फहान आता है, पहले अगर फहान आता है तो इसके बारे में समझाइए। देखो फहान की दोस्तों बात करें तो यह एक चीनी यात्री है, यह क्या है, एक चीनी यात्री है, ठीक है, यह एक चीनी यात्री है। दूसरी बात करते हैं तो यह 399 एडी में जो है यह कहां पे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त
द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये कहाँ आता है, यह जो है भारत में आता है। और अगर बात किया जाए कि यह चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, यह चंद्रगुप्त सेकंड कौन है दोस्त, तो यह गुप्त साम्राज्य के क्या है, शासक हैं। और अगर बात किया जाए कि गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था, उसका संस्थापक कौन था, तो आप लोग बताइएगा। श्रीगुप्त को कौन है, श्रीगुप्त है। लेकिन दोस्तों एक बात यह भी याद रखिएगा कि श्रीगुप्त जो है यह वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का नहीं होता। होता कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम जो है यह गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है। और इन्हीं के शासन काल में फाहान जो है यहाँ पे आता है। और अगर बात किया जाए, यह एक चीनी यात्री है, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत में आता है। ठीक है। दूसरी बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ये ले लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दोस्तों अगर बात करें तो यह इसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है। क्या, विक्रमादित्य, इसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है। और दूसरी बात, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किया जाए तो एक नाम याद रखिएगा, ध्रुव देवी का। कौन है, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, ध्रुव देवी क्या है, रामगुप्त, जो इसके ऊपर आप देखोगे तो समुद्रगुप्त रहता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दो भाई, दो बेटवा रहते हैं। कौन सा, चंद्रगुप्त सेकंड है, तो रामगुप्त है। तो रामगुप्त ब्याह करता है किससे, ये ध्रुव देवी से करता है। किससे करता है, ध्रुव देवी से करता है। लेकिन उसके ऊपर विदेशी आक्रांता जब अटैक कर देते हैं तो उनसे छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड जाता है और एक लेडीज का जो है पूरी तरीके से मेकअप करके वहां पे जाता है और वहां उनको मार देता है। और ध्रुव देवी अपनी भाभी से करता ही ब्याह कर लेता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी आप याद रखिएगा कि ध्रुव देवी कौन है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात जो थी यहाँ, ये तो फाहान के बारे में हो गया। सर दूसरे इसके बाद कौन आया था, तो इसके बाद ये पहले नंबर पे आया। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया भारत में, तो दूसरे नंबर पे जो भारत में आता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था, हेनसांग। ठीक है, हेनसांग। और अगर दोस्तों हेनसांग के बारे में बात करें तो हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन, कहां, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आता है। कहां पे आता है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आता है। और हर्षवर्धन से जुड़ी एक जानकारी आप याद रखिएगा, क्या, हर्षवर्धन से जुड़ी एक जानकारी क्या है, हर्षचरित। क्या है, हर्षचरित। हर्षचरित में जो है हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। और इस हर्षचरित के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है, इसके लेखक हैं दोस्तों बाणभट्ट। और बात आई कि सर यह हेनसांग भारत आता कब है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह 600 एडी में भारत आता है। यह 600 एडी में भारत आता है। ये बात आप लोग फटाफट नोट कर लो। ठीक है, चलिए अगली जानकारी जो है, सर फाहान भारत आ गया, हेनसांग भारत आ गया। अब बताइए इसके बाद और कौन भारत आता है, तो इसके बाद लास्ट वाला आपका कौन सा बचा, टॉमस रो। ठीक है, तो टॉमस रो के बारे में जरा देखिए। टॉमस रो, तो टॉमस रो की दोस्तों अगर बात करें तो यह एक विदेशी है। कहाँ का है, यह एक विदेशी है। और दूसरी बात अगर बात किया जाए कि सर ये भारत में आता कब है, तो यह 1616 एडी में आता है। कब आता है, 1616 एडी में आता है। और बात किया जाए कि ये कहां पे आता है, किसके शासनकाल में, कहां पे आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह जहांगीर के शासनकाल में भारत में आता है। और जहांगीर कौन है, यह एक मुगल सम्राट थे उस समय। कौन थे, मुगल सम्राट थे। ठीक है, मुगल सम्राट थे। और यह जो है किस लिए यहाँ पे आता है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा यह यहाँ पे व्यापार के पर्पस से आता है। यह व्यापार के पर्पस से आता है। इतनी जानकारी आपको फर्स्ट क्वेश्चन से मिली। कौन कौन कब किस क्रम से आते हैं ये जानकारी मैंने आप सभी को दे दिया। सबसे पहले फाहान आता है, फिर हेनसांग आता है और फिर उसके बाद टॉमस रो आता है। ये डेटा भी आप पकड़ सकते हो, 399, 600 एडी और 1616 एडी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन जरा आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग फटाफट देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, ये लिखा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में जो है पराजित होता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लासी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्लासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा, प्लासी। अगर दोस्तों बात किया जाए कि इस प्लासी का युद्ध होता कब है, तो यह युद्ध होता है दोस्तों 1757 में। यह युद्ध कब होता है, 1757 में। किसके बीच में होता है, तो यह अंग्रेज और किसके बीच में होता है, बंगाल का जो गवर्नर, बंगाल का जो शासक था सिराजुद्दौला के बीच में। कौन, सिराजुद्दौला के बीच में होता है। अगर बात किया जाए कि सर इस अंग्रेज की तरफ से था कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव था। और बात किया जाए सिराजुद्दौला तो बंगाल के उस समय के शासक थे, नवाब थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध ये होता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। इस युद्ध में जो है सिराजुद्दौला क्या होंगे, हार जाएंगे। और उसके बाद जरा एक बात जरा ध्यान से सुनिए,
इसमें अगली बात क्या है, अगली बात दोस्तों आपको ये नोट करके रखना है कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में क्या है कि एक घटना घटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या थी, ब्लैक होल की घटना यह थी दोस्तों कि सिराजुद्दौला क्या करता है, बंगाल में जो बंगाल कलकत्ता वाला जो रीजन था वहां पे अंग्रेजों के द्वारा फोर्ट विलियम बनाया गया था और उस फोर्ट विलियम की चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही थी। यह सिराजुद्दौला की बिना अनुमति के ये काम हो रहा था। तो ये बात जो है सिराजुद्दौला को समझ में नहीं आती कि हम यहाँ के बंगाल हैं और बिना हमसे, या हम यहाँ के हम नवाब हैं और बिना हमसे पूछे ये बात क्यों ऐसी हो रही है। तो इसलिए सिराजुद्दौला क्या करता है, फोर्ट विलियम की तरफ मूव करता है और वहां पर बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ लेता है। जब अंग्रेजों को पकड़ता है तो उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों, 146 थी और 146 अंग्रेजों को क्या करता है, जब पकड़ के एक कोठरी में बंद कर देता है और इसमें से सब अंग्रेज बेचारे मर जाते हैं। बेचारा का मर जाता है, ठीक है, सब मर जाते हैं, यहाँ पे निपट जाएंगे और बचेगा कितना, कुल 23 अंग्रेज यहाँ पे बचता है। अब 23 अंग्रेजों में दोस्तों याद रखिएगा इसे हम 22+1 कह सकते हैं और 22+1 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी एक अंग्रेज का नाम क्या था, ब्लैक होल था, जिसके नाम पर इस पूरी घटना का नाम ब्लैक होल की घटना पड़ती है। ये जानकारी आप सभी लोग याद रखिएगा, यह जो है प्लासी के युद्ध में घटित होने वाली घटना है। अगली बात अगर दोस्तों किया जाए इस प्लासी के युद्ध से, तो एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यह किस नदी के किनारे यह घटना जो है घटती है, तो ये बात भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यह घटना जो है भागीरथी नदी के किनारे घटती है, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे ये घटना घटती है। तो इतनी जानकारी आप लोग प्लासी युद्ध के बारे में याद रखिएगा। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए फटाफट। तीसरे क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक दोस्तों कौन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पे क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों अगर बात किया जाए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। सर लॉर्ड डलहौजी था कौन, तो लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों यह भारत का गवर्नर जनरल था। यह भारत का गवर्नर जनरल था। अब बात है कि सर ये अभी तक गवर्नर था, ये गवर्नर जनरल कैसे हो गया, एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए लॉर्ड डलहौजी क्या था, गवर्नर था कि गवर्नर जनरल था कि बताइए वायसराय था। तो ये क्या था, ये गवर्नर जनरल था, ठीक है। बात है कि सर ये गवर्नर जनरल जो पहले गवर्नर हुआ करता था, तो गवर्नर से गवर्नर जनरल की बात जो है, गवर्नर से गवर्नर जनरल की बात जो है यह कब जो है मतलब बनाई गई, तो याद रखिएगा दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के माध्यम से गवर्नर को गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी। मतलब गवर्नर का जो पोस्ट था उसे क्या बनाया जाने लगा, गवर्नर जनरल। अगली बात अगर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के बारे में करते हैं, तो हड़प नीति तो आप लोग देख ही रहे हो। हड़प नीति का मतलब होता है भारतीय साम्राज्य को हड़प लेता था। गोद लेने वाली जो प्रथा थी, गोद लेने वाली प्रथा का क्या करता है, खात्मा करता है। अगली बात अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1853 को ये क्या करता है, सबसे पहले भारत में यह जो है क्या चलाता है, रेलगाड़ी चलाता है। और वो कौन सी रेलगाड़ी थी, कहां पे चलती है, वो बात जरा ध्यान से समझो। रेलगाड़ी का नाम तो नहीं, बस ये देखो कहां से कहां तक चलती है। बात अगर की जाए कि यह 34 किलोमीटर कुल ये रन करती है और कहां से कहां तक, तो दोस्तों ये याद रखिएगा यह मुंबई से थाने के बीच में यह जो है रन करती है, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच में से चलाया जाता है, ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अगली जानकारी जो लॉर्ड डलहौजी से निकलती है वह ये है कि यह 1849 ईस्वी में मुगलों को क्या कहता है, लाल किले से बाहर निकालने की अनुमति देता है। इनको बाहर कर दो, अब इनकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगली बात अगर दोस्तों ये करते हैं, तो यह हड़प नीति करता था, तो सबसे पहले इसने किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, तो 1842 में। 1842 में दोस्तों याद रखिएगा, 1842 में सतारा को सबसे पहले क्या किया, इसने अपने अंडर में किया। अगली जानकारी अगर लॉर्ड डलहौजी से देखें हम, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में दोस्तों याद रखिएगा, प्रतियोगी
परीक्षा का ये जनक है और प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ जो है यह सबसे पहले इंग्लैंड में करता है, और भारत में नहीं, सबसे पहले वो इंग्लैंड में करता है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षा को जारी करने वाला व्यक्ति कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। और यह भारत का क्या था? यह भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था। इस जानकारी को आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ दे रहा हूं, कमेंट करके मुझे बता देना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो नाम आप लोग फटाफट मुझे कमेंट में लिख करके समझा दीजिएगा, बता दीजिएगा, आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए भैया फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसमें आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, तो बात गलत है। बी नंबर ऑप्शन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले यह क्या थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा, इसमें विशेष रूप से हमें कुछ नहीं समझना है। तो इसका मतलब ये है कि 4 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका क्या सही हो जाएगा? तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात है कि सर अगर ये चंद्रगुप्त की बात हो रही है तो थोड़ा सा हमें कुछ बता ही देते हो। चलो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूं। ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों अगर बात करें तो यह मौर्य वंश के संस्थापक हैं। क्या? मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक। और अगर बात करें दोस्तों कि इनके गुरु जो कि जिनका बहुत विशेष रूप से योगदान रहा इस मौर्य वंश को स्थापित करवाने में, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भैया कौटिल्य। क्या? उनका नाम ही क्या है? कौटिल्य है। दूसरी बात अगर करते हैं, दूसरी बात ये है कि सर एक बात हमको ये समझाइए कि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्हें मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं और ये कौटिल्य इनके गुरु थे। दूसरी बात ये है कि सर इससे पहले मगध था और मगध में ये इन्होंने किसको मार के यहाँ पे आ गए? तो जरा उस बात को समझिए। तो मगध का जो लास्ट वाला शासक था उसका नाम क्या था? धनानंद, धनानंद, धनानंद। ये तो धनानंद को क्या करते हैं? मार करके मगध का लास्ट वाला शासक जो है इसे मार करके यह मौर्य काल की स्थापना करते हैं। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए धन्वंतरी समझ गए। धन्वंतरी जो थे एक प्रमुख चिकित्सक थे और किसके दरबार में? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह एक क्या थे? शल्य चिकित्सक थे। चिकित्सक के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? जरा इसके बारे में ध्यान से समझिए। तो भैया मौर्यकालीन इंडिका जो है, इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज है कौन? तो मेगास्थनीज की दोस्तों बारे में अगर बात किया जाए तो यह सेल्यूकस का दूत है। क्या है यह सेल्यूकस का क्या है? यह दूत है। कौन? मेगास्थनीज। और बात करें दोस्तों अगर मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज से हमें एक बात समझ में आती है कि सर इसने क्या किया था? इसने हेलिना कौन है? यह इसकी पुत्री थी और इस पुत्री का विवाह जो है वह किससे करता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। किससे करता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से यह करता है। ये जानकारी भी आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस का दूत था, सेल्यूकस का दूत था। और सेल्यूकस के बारे में अगर जानकारी हम लोग देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी हमारी निकल के आती है कि हेलेना का विवाह, सेल्यूकस ने हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ये जानकारी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? यही क्वेश्चन है, आप लोग जरा यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन आपका आई थिंक लिखा होगा 1928 लिखा है, लास्ट वाला डी नंबर देखो जरा, 1928 लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। अब बात है कि सर ये साइमन कमीशन है क्या? यह साइमन कमीशन है क्या, इसके बारे में जरा बताइए। तो साइमन कमीशन की दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह 7 सदस्यों वाली अंग्रेजों की एक टीम है।
अंग्रेजों की एक टीम है जिसका काम क्या था, जिसका काम ये था भारत में संवैधानिक संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास करना, भारत में संवैधानिक विकास करना। और यह 7 सदस्यीय टीम थी दोस्तों। तो इसके बारे में जरा ये समझिए कि सर आप इसे 6+1, मैं इसे 6+1 लिख दूंगा। 6+1 का मतलब क्या है कि इसी में से एक व्यक्ति का नाम क्या था, साइमन नाम था, जिसके ऊपर साइमन कमीशन ये पूरा नाम रखा जाता है। अगली बात क्या है कि सर ये सातों में कोई भारतीय भी था क्या? नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का भारतीय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का भारतीय नहीं है। और भारतीय इसमें नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम श्वेत क्या कहते हैं, श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। और यह श्वेत कमीशन दोस्तों आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। श्वेत कमीशन से क्वेश्चन बार बार आप सभी से पूछा जाएगा। अगली बात यह है कि सर ये भारत में तो 1928 में आते हैं, तो एक बात मुझे बताइए कि इनकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1987 में होती है। कब? 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना होती है और 1928 में भारत चले आते हैं, जहां पे भारतीयों के द्वारा कड़ा विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी टीम में कोई भी भारतीय नहीं था और किसी भी प्रकार का भारतीय न होने के कारण इसे हम श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहां तक हो गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लिखने में हो सकता है कि थोड़ा आप लोग मतलब कि ना लिख पा रहे हो, उसके लिए यही दिक्कत है, जैसे कर दोगे मोबाइल पे ना धड़ाक से स्क्रीनशॉट हो जाता है। स्क्रीनशॉट हो जाएगा, बाद में लिख लेना, ठीक है? ये आपके लिए है। और जो लोग लिख ले रहे हैं इतनी तेजी से वो सब तो ठीक ही है। जो लोग अभी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम देते हैं धड़धड़ा के बोलता है, तो वो लोग लिखने का प्रैक्टिस कर लिए, वो सब लिख लेंगे। कुछ लोग अभी जो नया बच्चा है ना वो घबरा गया होगा, अरे ऐसा कैसे लिखे, को समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या बता दे रहे हो। उसके लिए यही है कि स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ठीक है? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या है, इसमें लिखा है लाहौर। ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या है, उसमें लिखा होगा लाहौर। और लाहौर में पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। और अगर बात करें कि सर यह पीटी नेहरू कौन है, तो पीटी नेहरू तो नहीं जानते तो तुम क्या बताएं तुमको। चलो इधर देखो, पीटी नेहरू के बारे में अगर बात करें तो यह दोस्तों भारत के क्या हैं, यह भारत के प्रथम क्या प्रधानमंत्री हैं, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और ये बात जानना हमारा तुम्हारा धर्म है, यह हमारा तुम्हारा काम बेटा, इसका नाम जानते रहो, ठीक है? इतनी बात समझ गए? ठीक, बस इतनी बात इसमें याद रखनी है, इससे ज्यादा यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न का मिलान करें। ध्यान से क्वेश्चन देखो, निम्न का मिलान करें। इसमें लिखा है एक तरफ इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, और एक तरफ लिखा होगा लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, एनी बेसेंट, यही सब लिखा है। ठीक, चलो ध्यान से मेरी बात सुनो दोस्तों। अगर बात किया जाए सबसे पहले तो आप ये समझिए इंडियन नेशनल आर्मी, क्या इंडियन नेशनल आर्मी। अगर बात किया जाए कि सर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब होती है, तो यह दोस्तों 1942 में होती है। बात किया जाए कि सर कहाँ स्थापित होती है, तो यह सिंगापुर में, इसकी स्थापना जो है सिंगापुर में। अगर बात किया जाए कि इसकी स्थापना कौन करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन कौन है भैया, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और अगर बात किया जाए कि 1943 में इसको कौन लीड करता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस इसे 1943 में लीड करते हैं। और अगर बात करें 1944 क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा वाले क्षेत्र में अपनी सैनिकों को संबोधित करते हुए क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, क्या दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात कहे थे कौन,
ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था बर्मा वाले क्षेत्र में जब वो अपने सैनिकों को संबोधित कर रहे थे तो 1944 में ये बात उन्होंने बोला था। ये बात आप फटाफट यहाँ से नोट कर लो। INA स्थापना कब होती है? 1942 में सिंगापुर में होती है। कैप्टन मोहन सिंह जो दोस्तों जो है इसका स्थापना करते हैं और 1943 में सुभाष चंद्र बोस और 1944 के बाद बर्मा। ये बात आप लोग फटाफट अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों होम रूल लीग। क्या है? होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसमें बस याद क्या रखना है? एनी बेसेंट को याद रखना है। एनी बेसेंट और कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये दो व्यक्ति इस ग्रुप से संबंधित हैं, होम रूल लीग से संबंधित हैं। स्थापना वर्ष 1966। ठीक है, स्थापना वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? 1966 हो जाएगा। ये बात आप लोग फटाफट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अगली बात जरा ध्यान से सुनिए। अगली बात है दोस्तों मित्र मेला की। देखिए डेटा यहाँ 1966 नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखिएगा कौन किसकी स्थापना करता है। अगली बात है मित्र मेला की। मित्र मेला, इस मित्र मेला को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? उसको स्थापित करने वाले बीडी सावरकर जी हैं। कौन है? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर से तुम्हें एक बात तो जरूर याद रखनी चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब? 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? बीडी सावरकर थे। कौन थे? बीडी सावरकर थे। ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक आपका और इसमें बचता है। कौन सा बचता है? इंडियन नेशनल आर्मी हो गई, गदर पार्टी हो गया, मित्र मेला। अच्छा गदर पार्टी का मतलब लाला हरदयाल। अब 3 पढ़ ली हो तो चौथा तो निकल ही जाएगा। लाला हरदयाल जो है स्थापित करते हैं क्या? गदर पार्टी। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना कौन करता है? लाला हरदयाल जो है वह गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आप लोग वहां से मैच करके निकाल सकते हो कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा गलत हो जाएगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का दूसरा है। ए का दूसरा का तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। अब इसमें अगर नाम लिखा होता है कैप्टन मोहन सिंह तो हम लोग उसको टिक करते, लेकिन नहीं लिखा है तो सुभाष चंद्र बोस को टिक करना। क्यों? क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने उसको लीड किया है, ठीक है। तो पहला मिल गया। इसके बाद अब देखो ए का दूसरा किसमें है? किसी में नहीं है तो खत्म हो गया यार, उससे ज्यादा तुम्हें चेक नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो बात हो गई कि सर खिलाफत आंदोलन, क्या खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन से ना जुड़ने वाला व्यक्ति ऑप्शन नंबर सी में था, जिसका नाम क्या है? जिन्ना। यह इससे नहीं जुड़ता है। और बात है कि सर खिलाफत आंदोलन हुआ कब? तो 1919 में। और बात हुई कि सर इसकी स्थापना कौन करता है? तो अली बंधुओं ने इसकी स्थापना की। और अली बंधुओं में दोस्तों कौन आता है? तो एक आता है शौकत, एक आता है शौकत अली, एक है शौकत अली और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाता है? मोहम्मद अली। क्या? मोहम्मद अली। एक है शौकत अली और दूसरा है मोहम्मद अली। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है। बात है कि सर क्या इसके सदस्य महात्मा गांधी जी होते हैं? जी भाई, आगे चल करके महात्मा गांधी भी क्या करते हैं? इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और महात्मा गांधी भी इसके सदस्य होते हैं। अब बात है कि सर एक बात बताइए, यह खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों? तो खिलाफत आंदोलन जानते हो क्यों होता है? 1944 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो इस विश्व युद्ध में क्या होता है कि इंग्लैंड अर्थात यूके जो है वह विजयी होता है। और जब यह विजयी होता है तो तुर्की वाले क्षेत्रों में वो क्या करता है? वहां के लोगों को परेशान करता है। और इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा खिलाफत आंदोलन जो है वह जारी किया जाता है। आपको एक बात बताओ, तुर्की वाले उनसे क्या मतलब है? अरे भारतीय भैया, हम लोग जो है
दयावान व्यक्ति हैं, किसी दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति परेशान रहता तो हम लोग भी परेशान है, तो भैया देखो ऐसा काम ना करो, हम तुम्हारी आवाज जो है, हम तुम्हारे बचाव के लिए हम अपने देश से तुम्हारी आवाज उठाते हैं। और भी क्यों था सर, और उसका रीजन बताइए, तुर्की समझ में नहीं आया। देखो ऐसा क्यों था, इन अंग्रेजों की जो टीम थी 1944 में जाएंगे तो बहुत सारे भारतीय इनकी सेना में सम्मिलित थे, और ये भारतीय भी तो वहां गए थे, ये भारतीय अंग्रेजों की तरफ से वहां पे गए थे, तो इसलिए भी जो है इसका विरोध किया जा रहा था। तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जिन्ना शामिल था नहीं। 1919 में स्थापना होती है, अली बंधु करते हैं, शौकत अली मोहम्मद अली जो है इसके मेन संस्थापक होते हैं, और महात्मा गांधी इसके मेंबर थे, लेकिन ये बाद में आते हैं। ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, ये लिखा है। इनमें से कौन सा काकोरी षड्यंत्र जो केंद्र था, मतलब कि षड्यंत्र था उसमें शामिल था। तो काकोरी के बारे में जरा ध्यान से समझो। तो काकोरी की बात करें दोस्तों तो यह एक रेल, काकोरी की बात करें तो यह एक रेल लूट है। रेल लूट समझते हो, रेलवे लूट लिया। कौन लूटा था, तो अगर लूटने की बात किया जाए दोस्तों तो यह एक रेल लूट थी। अब रेल लूट मतलब सब कुछ समझ में नहीं आया। हुआ क्या था कि अंग्रेजों की एक ट्रेन थी, इसमें खूब बढ़िया सा खजाना भरा था। क्या भरा था, खजाना, रुपया पैसा भरा था। तो इस रुपया पैसा को भारतीयों ने सोचा कि लूट लेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ा सही हो जाएगी, वही काकोरी षड्यंत्र होता है। बात है कि सर ये होता कब है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह 9 अगस्त 1925 को। कब भैया, 9 अगस्त 1925 को इस बात का अंजाम दिया जाता है। बात है कि सर इसमें 4 व्यक्तियों को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, कौन, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। और रोशन सिंह भी थे, कौन, रोशन सिंह। और एक व्यक्ति आपका और मिलता है दोस्तों, उसका नाम क्या था, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। कौन थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। इस बात को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या मतलब है सर, यह एक पार्टी थी, और इसी के सदस्यों के द्वारा जो है इस पूरे काकोरी कांड को जो है, इस लूट को जो है अंजाम दिया जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूरा फुल फॉर्म है भैया। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। क्या याद रखोगे, 9 अगस्त 1925 को ये बात जो है, काकोरी कांड जो है उसका अंजाम दिया जाता है, और इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी जाती है। उन चारों का नाम मैंने लिख दिया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अगला समझो जरा ध्यान से भाई, अगला जरा ध्यान से समझो। अच्छा, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, इसमें कहा जाता है कि घर का मुर्गी साग बराबर। घर का मुर्गी साग बराबर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि जस्ट मेरे सामने मेरा भाई जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ इतनी मेहनत से ये सारे जीएस के टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, और उसको लग रहा है कि ये मजाक है। बात समझ रहे, मैं कभी कहता हूँ कि भाई हमसे भी कुछ पढ़ लिया करो, तो कहता है देखो तुमको कुछ आता जाता नहीं है, और तुम बाहर ही पढ़ाओ, यहाँ पे ना पढ़ाओ। बात समझ रहे हो, तो घर की मुर्गी साग बराबर वो भी मुझे समझ रहे हैं, लेकिन ये कीमत उसे बाद में समझ में आएगी। आप लोग उसे अच्छी तरीके से जरा समझा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 10 नंबर देखो, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन, हो गया भाई ये तो, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो नागार्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे भैया, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर यह स्थित है। और अगर बात किया जाए किस आप बताइए, राज्य बताइए मुझे, तो राज्यों में कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के
कृष्णा नदी पे यह स्थित है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, अगली बात है कि सर जब बांध की बात कर ही रहे हो तो थोड़ा बहुत कुछ मुझे और बता दो। जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बांध का मतलब क्या है? ये है नदी और पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक तो डिवाइडर लगा देगा, पानी यहाँ पे रुक जाएगा, पानी इस तरीके से रुक जाएगा, धीरे धीरे इसको गेट के माध्यम से पानी खोलेगा और यहाँ मशीन फिट कर देगा, तो पानी के माध्यम से बिजली उत्पन्न होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पानी के द्वारा जो बिजली उत्पादित होती है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, सर यहाँ जब ये डिवाइडर ऐसे करके लगाएगा तो यहाँ पानी बहुत हो जाएगा। जी भाई, पानी जो यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जल भार के कारण क्या होगा? जल भार के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? भूकंप आएगा। जल भार के कारण भैया क्या आएगा? भूकंप आएगा। और इस भूकंप से क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, आप मुझे बताइए जरा कि यह जो बांध होता है, जो डैम होता है, उससे किस प्रकार का भूकंप आता है दोस्त? तो नोट करके लिख लीजिए, जलभार के कारण भूकंप आता है। ठीक है, अगली बात यह है कि सर जब इसके बारे में बताओ, थोड़ा और बताइए, और सुनो जरा ध्यान से। भारत में दोस्तों अगर देखा जाए तो टिहरी बांध जो है, टिहरी में डी लिख दे रहा हूं भैया, मतलब डैम हो गया। ठीक है, टिहरी बांध जो है यह कहाँ है? यह भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। और बात किया जाए कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, इस बात को नोट करके लिख लीजिए। अगली बात क्या है कि सर हीराकुंड बांध, कौन सा बांध भैया? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों कहाँ है? यह महानदी पर स्थित है, यह महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए। अगली बात जो बांधों की आती है उसमें एक बांध आता है दोस्तों हीराकुंड भैया उड़ीसा में, हीराकुंड उड़ीसा। ठीक है, अगली बात जो है वह है मुल्ला पेरियार की। ये मुल्ला पेरियार बड़ा चर्चे में था, कभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसका पूरा समझाऊंगा। मुल्ला पेरियार बांध की बात दोस्तों करें तो यह स्थित तो है केरल में, लेकिन यह डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड का मतलब ये विवादित है, और विवाद पूछता है कि किससे किससे है, तो यह दोस्तों किसमें है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में यह विवादित है। केरल और तमिलनाडु के बीच में यह जो है बांध जो है वह जो है विवादित है, इस बात को भी अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारी जानकारी डैम के बारे में दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और फिर आप लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो, समस्या इसी बात की है ना। चलिए आइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, माउंट एवरेस्ट की बात। तो सबसे पहले तो यही समझो कि यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848 और अब तो यह क्या कर देता है 8,850 मीटर भैया इसकी ऊंचाई है। और अगर बात करें दोस्तों तो यह सागर माथा, क्या सागर माथा इसे नेपाल में कहते हैं। और अगर दोस्तों बात किया जाए कि किस हिमालय की श्रेणी में स्थित है, तो यह बृहद हिमालय श्रेणी, कौन सा? बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। और अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की तो यह संसार की सबसे ऊंचा एक तरीके से पर्वत है, यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। संसार का लिखना चाहिए था भाई, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा जो उत्तर वाला पूरा रीजन है, नेपाल देखोगे तो नेपाल के जस्ट बॉर्डर पे ऊपर वाला रीजन पे बृहद हिमालय में यह स्थित है। अब बात है कि सर अभी पॉइंट पे आइए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। होता क्या है दोस्तों, 1853 में इस पर चढ़ करके एक तरीके से मुकाम हासिल करने का प्रयास जो है बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किया गया, जिसमें 1853 में आपको दो नाम याद रखना है दोस्तों, एडमंड हिलेरी। क्या भैया, मैं यहाँ हिलेरी लिख दे रहा हूँ, आप लोग एडमंड समझ लीजिएगा, एडमंड हिलेरी इसका पूरा नाम है। और कौन है? तो यहाँ पे एक शेरपा है, एक शेरपा है, यह एक नेपाली व्यक्ति है। और यह कहाँ का है? यह न्यूजीलैंड का है, यह न्यूजीलैंड का है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा, ये दोनों मेल हैं, ये भी मेल है और ये भी मेल है भैया,
मेल फीमेल, हिलेरी मतलब कौन सा वाला, लड़की उड़की है तो गड़बड़ा देता है माहौल। तो सबसे पहले पुरुषों के द्वारा जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया, चढ़ा गया। और कब भैया, तो 1853 में। कब, तो 1853 की बात है ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट करके जरा रख लीजिए, ठीक है। अरे यार 1853 लिखते हूँ, सॉरी भाई, 1953 यार, 1953, 1853 में लड़ाई पढ़ाई चल रही है, कहाँ चलेगा, 1953, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर, 1953 के बाद दोस्तों आप लोग आ जाइए 1965, 1965, ठीक है। ये देखो दो व्यक्ति चढ़ लिए हैं, अब 1965 की बात आएगी। तो 1965 में आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कौन है, कैप्टन कोई वो करके है, चामी, कोई चामी करके है। एक मिनट में आपको बताता हूँ, इनका नाम जो है वो क्या है, कैप्टन अवतार सिंह चामी, ठीक है। कैप्टन अवतार सिंह चामी, कैप्टन अवतार सिंह चामी, यह भारतीय हैं, क्या है, यह एक भारतीय हैं और इनके द्वारा सबसे पहले इस पर चढ़ा जाता है। कब, 1965 में। तो क्वेश्चन पूछे कि बताइए भारतीय सबसे पहला मेल पर्सन भारतीय जो था वो कब चढ़ा, तो 1965 में, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों 1975 की। कब भैया, 1975 में। 1975 में कौन, एडमंड, वो सबसे वहां पे कौन था, जुंको तबेई। 1975 की बात करें तो जुंको तबेई, जुंको तबेई, यह एक जापानी महिला है, यह एक जापानी महिला है। इसके द्वारा 1975 में सबसे पहले जो है यह प्रथम महिला है इस हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली। इसका नाम क्या है, जुंको तबेई, और यह जापान से संबंधित है। अगली बात आई कि सर भारत में बताइए वो कौन सी महिला थी जो सबसे पहले चढ़ी, तो उसका नाम था बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल दोस्तों कब चढ़ती हैं, तो 1984 में। बछेंद्री पाल जो है वह 1984 में जो है इस हिमालय पर्वत का फतह करती हैं। क्वेश्चन क्या बोलेगा, सबसे पहले कौन चढ़ा, तो 1953 में हिलेरी और शेरपा। 1953 में हिलेरी और शेरपा चढ़ते हैं। और अगर बात दोस्तों किया जाए तो यह नेपाली है और यह न्यूजीलैंड का व्यक्ति है। फिर 1965 में कैप्टन अवतार सिंह चामी के द्वारा इस पे चढ़ा जाता है। 1975 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जुंको तबेई के द्वारा, और 1984 में बछेंद्री पाल के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे चढ़ा जाता है। ये भी जानकारी आप सभी को मिल गई, इतनी जानकारी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए जरा, क्या लिखा है, भरतपुर में स्थित सब पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। आइए जरा ध्यान से सुनिए भाई इसको भी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग हमारे साथ नोट करते रहिएगा, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे, गड़बड़ा जाएगा माहौल, ठीक है। एग्जाम आपको ही देना है, इसलिए आगे आगे चलते रहो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि सर बताइए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों अगर बात किया जाए केवलादेव नेशनल पार्क की, तो केवलादेव नेशनल पार्क दोस्तों जो है यह राजस्थान में है। यह कहाँ है, राजस्थान में। और अगर बात किया जाए कि एक और है, उसका नाम भी याद रखो, सरिस्का। एक और है सरिस्का। अब इसको याद कैसे करते हैं, तो कौन रस लेगा, कौन रस लेगा, कौन रस लेगा भाई, तो कौन से क्या हो जाएगा, केवलादेव, और इससे क्या हो जाएगा, सरिस्का। ये बात आप लोग नोट करके रखिएगा। बात है सर ये नेशनल पार्क के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो कुछ मुझे बताओ। देखो 1872, ध्यान से सुनिएगा, 1872 में अमेरिका ने, किसने, अमेरिका ने सबसे पहले नेशनल पार्क बनाया। उसका नाम था येलोस्टोन, उसका नाम क्या था, येलोस्टोन, ठीक है। बात करें भारत की, तो भारत में दोस्तों सबसे पुराना वाला कौन है, तो जिम कॉर्बेट। क्या, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत में स्थित है और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो यह यूके में अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। और बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। और यह स्थित कहाँ है, तो यह लद्दाख में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ये बात नोट करके लिख लीजिएगा, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगली बात क्या है कि सर सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों सबसे छोटा नेशनल पार्क है। स्थिति अगर पूछे तो अंडमान
अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में यह स्थित है। अंडमान निकोबार में यह स्थित है, इस बात को भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर भी मिल गया यहाँ से, और साथ ही साथ कुछ डेटा भी आप सभी लोगों को मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये राइटिंग फाइटिंग थोड़ा हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं है? अरे बोल रहा हूँ तो बोलने से थोड़ा समझ लिया करो, और लपेट के लिखने पड़ेगा क्योंकि बड़ा तेज लिखना पड़ रहा है ना। ठीक है, चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत आप लोग अपना कोऑपरेशन दीजिएगा। ठीक है, 100% हम ही से ना लीजिए, थोड़ा अपना भी सहयोग करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी और ज्यादा से ज्यादा मैटर आप सभी को मैं अवेलेबल करा पाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? जल्दी बताओ भैया। तो इसमें ऑप्शन याद रखिएगा, दल्ली राजहरा। तो ऑप्शन नंबर ए दल्ली राजहरा क्या है? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा दोस्तों जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक बात बस याद रखिएगा कि जो भिलाई संयंत्र केंद्र है, वहां से रेल की पटरियां बनाई जाती हैं। वह रेल की पटरी बनाने के लिए फेमस है। और बात अगर किया जाए कि भिलाई है कहाँ, तो भिलाई दोस्तों कहाँ है? भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? वह छत्तीसगढ़ में है। और बात की जाए अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर है। ठीक है, इतनी बात तो नोट कर लोगे। यहाँ से जो है दिल्ली राजहरा, यहाँ से लोहा लाया जाता है, और ये बात यहाँ पे होती है। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वह ये है कि लोहा जो है दोस्तों वह डायरेक्ट आपको, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ते रहिए, पानी पी लेता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू में करता हूँ। चलिए, अब यहां से जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। यहाँ पे ये जो दल्ली राजहरा है, यहाँ से तो लोहा आता है, और लोहा डायरेक्ट आपको नहीं मिलता, यह अयस्क के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है दोस्तों? यह अयस्क के फॉर्म में मिलता है। और अयस्कों में 4 अयस्क प्रमुख रूप से हैं, उनका नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा? हेमेटाइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? लिमोनाइट। फिर क्या आता है? सिडेराइट। ठीक है, और इसके बाद एक आपका और बच जाता है, वह कौन सा है? तो अगर बात किया जाए तो लिमोनाइट हो गया, मैग्नेटाइट सबसे ऊपर ही होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, ये 4 प्रकार के 4 अयस्क होते हैं दोस्तों। इनका फार्मूला आपसे पूछा जाता है, जरा केमिकल फार्मूला देखिए, Fe3O4 इसका फार्मूला है। और अगर बात करें तो Fe2O3 यह किसका फार्मूला है? तो हेमेटाइट का। लिमोनाइट की बात करें दोस्तों तो यह Fe2O3 into 3H2O है। और अगर बात करें सिडेराइट की तो यह Fe3CO3 होता है, Fe2CO3। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वह लोहा का कौन सा अयस्क है? वह लोहा का कौन सा अयस्क है जो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है? तो बताइएगा सिडेराइट। वह लोहा का कौन सा अयस्क है जो हाइड्राइड के फॉर्म में होता है? तो वह कौन सा है? लिमोनाइट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों तो क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का जो लोह अयस्क होता है वह मैग्नेटाइट है। मैं बेस्ट क्वालिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लोहे की मात्रा अधिक होती है। लोहे की मात्रा जो है दोस्तों इसमें अधिक होती है, लोहे की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसे हम बेस्ट क्वालिटी का लौह अयस्क कहते हैं। चलो बताओ, फटाफट बताओ, 4 प्रकार के लौह अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये फार्मूला मैंने लिख दिया दोस्तों, फटाफट इसको आप सभी लोग नोट कर लो। चलो आ जाओ, यहाँ तक चीजें हो गई हैं, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा उनका बंद करके ये वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए अंदर से तो एकदम समझ लो कि हालत खराब हो गई है। बस आप लोगों के लिए लगे हैं और आप भी हमारे साथ लगे रहो तो कल्याण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया क्या लिखा है? दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? अच्छा, जोड़ जरा बताओ। जोजिला बुर्जिल तो जम्मू कश्मीर,
ठीक बात है, ये सही बात है, ठीक है। बारालाचला और सिपकिला दोस्तों यह कहाँ है, ये बात गड़बड़ है, यह हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। थागा नितिसला लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख लेक पानी ये भी गलत है ना, लिपुलेख लेक पानी उत्तराखंड के दर्रे हैं ये सब, ठीक है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम का है, तो दूसरा और तीसरा गलत है भैया, दूसरा तीसरा क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात है कि सर एक बात बताइए, यह दर्रा है क्या, यह पास होता क्या है, यह पास होता क्या है, थोड़ा सा बस समझ लो। जैसे देखो हिमालयी रीजन है, पहाड़ी वाला रीजन है, तो वो पतला सा रास्ता जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे दो स्थानों को जोड़ देता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं, दर्रा। आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फटाफट मुझे आंसर दे दो। बोमडीला दर्रा बताओ कहाँ है, दीपू दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा कहाँ है, नीति कहाँ है, लिपुलेख कहाँ है, थांगला कहाँ है, ठीक है। इसके बाद आप बुर्जिल जोजिला तो जान ही रहे हो, जलीनाक, जलीनाक का मतलब जेलेपला और नाथुला तो याद ही रखना है आपको। उधर आगे चले जाओगे तो आपके चना खाता है आंगला, थांगला, खरदुंगला, जंगला, थांगला, ये सब दुनिया भर के आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे। एक बात बस नोट करने वाली क्या है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा क्या है, काराकोरम। क्या काराकोरम है दोस्तों, इस बात को फटाफट आप लोग नोट कर लो, ठीक है। इस बात को आप लोग फटाफट लोग नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा, ठीक है। दोस्तों अगली बात यहाँ से जो आती है, आप उत्तराखंड में जो दर्रे देखते हो, माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख से क्या होता है, वहां से हमारे जो भगवान शिव शंकर को मानने वाले व्यक्ति हैं वो वहीं से पास होकर के तिब्बत वाले रीजन में मानसरोवर जाते हैं, तो ये बात भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी दर्रे का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दर्रे के बारे में मैं आपको क्या विशेष बताऊं, फटाफट थोड़ा सा एक बार दर्रों का भी लिस्ट देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्या है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। अरे वृद्धि की अधिक संभावना कब होगी, जब लगाए गए पूंजी से प्रॉफिट होगा, जब लगाए गए पूंजी से प्रॉफिट होगा तभी तो काम बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जब होती है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जब होती है तभी मजा आता है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड। क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड। बात हुई कि सर इसकी स्थापना बताइए जरा, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में, इसकी स्थापना 1951 में। और बात हुई कि सर ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, तो दिल्ली में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और ये क्या करती है, राष्ट्रीय आय बताने का कार्य करती है, राष्ट्रीय आय। अब बात है कि सर राष्ट्रीय आय है क्या, ये समझाइए आप, ध्यान से समझो। 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 मार्च से 31 अप्रैल, ये पूरा एक साल हो जाएगा, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 1 मार्च से 31 अप्रैल तक हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, 1 मिनट जरा ध्यान से सुनिए। 1 अप्रैल से 31 मार्च है, सॉरी भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके बीच पूरा ड्यूरेशन में हम जाएंगे और क्या करेंगे, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट, इस फाइनल प्रोडक्ट में जो कुछ भी पैसा होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय निकल जाती है। कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे फाइनल का मतलब क्या है। देखो आलू है, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, चिप्स है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, चिप्स है। अब यहाँ से जो इनकम हो रही है, इस पूरी इनकम को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वही राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। अगली बात क्या निकल के आती है, एक बात जरा तुम ध्यान से समझ लो, वो क्या है, एक बात ये है कि सर क्या इसमें सिर्फ भारत का ही लेते हैं कि बाहर का भी लेते हैं, तो याद रखना इसमें विदेशों का भी कैरी किया जाता है, मतलब विदेशों में जो उत्पाद हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है, उस पैसे को भी हम कैरी कर लेंगे, तो वो भी राष्ट्रीय आय में संकलित होता है, वह भी राष्ट्रीय आय में संकलित होता है। इस बात को जरा ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्या पूछेगा, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड के बारे में, स्थापना वर्ष पूछा जाएगा दिल्ली में, और आय राष्ट्रीय आय तो फाइनल प्रोडक्ट, और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। इतनी बात आप लोग फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए भैया आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। अच्छा, तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है तृतीयक क्षेत्र। बात करें कि प्रथम, द्वितीय, द्वितीय और तृतीय, ये तीन क्षेत्र होते हैं कृषि में। यह तीन क्षेत्रों को आप लोग समझते हो, पढ़ते हो। देखो प्रथम क्षेत्र की दोस्तों बात करें तो इसमें एक तरीके से कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है मत्स्य पालन आता है, ठीक है। स्टार्टअप वाला जो कार्य है वह प्रथम वाला है। द्वितीयक वाले केस में क्या होता है, इसमें व्यापार करना हो गया, किसी इंडस्ट्री का एक सेटलमेंट एक तरीके से हो गया, ये सभी हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन इसी क्षेत्र में आता है। और बात करें कि शिक्षा भी दोस्तों इसी क्षेत्र में आता है। याद रखिएगा, शिक्षा हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो यह एक तरीके से होता क्या है, जरा इस बात को पहले आप समझिए। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले आलू लिए, आलू को ले गए इंडस्ट्री में, तो उसे हम लोग काट फाट के बढ़िया तरीके से ला दिए, फिर उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट से क्या करेंगे, बाई ट्रक और क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जो हम लोगों ने आलू सबसे पहले खेत में जो कृषि करके निकाले तो वह प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उससे चिप्स बनाने के लिए कंपनी में गया तो द्वितीय क्षेत्र हो गया। और फाइनली उस चिप्स को हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, ट्रांसपोर्ट के लिए उसे गाड़ी पे अपना लाद के अलग अलग जगह हम लोग लेके चले गए, तो उसका तृतीय क्षेत्र होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सेवा वाला क्षेत्र कौन है, तो सेवा वाला क्षेत्र भैया ये है। सेवा वाला क्षेत्र कौन सा होता है, तो तृतीय क्षेत्र होता है। इतनी बात फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दोस्तों क्या माना जाता है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अब अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे डॉक्टर स्वामीनाथन ये किसके जनक हैं, तो बताइएगा यह हरित क्रांति, क्या हरित क्रांति, और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो बताइएगा यह खाद्यान्न से संबंधित है, यह खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कुछ आपको और जानकारी दे देता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य से, मछली पालन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों बताइएगा यह जो है टमाटर से और मांस से संबंधित है, टमाटर और मांस से। पीली क्रांति कौन सी, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो बताइएगा यह दाल और तिल से संबंधित है। दलहन और तिलहन इसी में आते हैं, ठीक है। अगली बात करें दोस्तों कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो यह आलू से संबंधित है, यह आलू से संबंधित है। और अगर बात किया जाए कि आपको वहां पे मिल जाएगा एक जो होता है कौन सी क्रांति होती है भाई, रजत क्रांति, ठीक है। रजत क्रांति तो यह अंडा से संबंधित है। यह किससे संबंधित है दोस्तों, अंडे से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति तो सभी प्रकार के कृषि प्रोडक्ट से संबंधित है, सभी प्रकार के कृषि प्रोडक्ट से संबंधित है। और अगर बात किया जाए दोस्तों सुनहरा क्रांति एक होता है, कोई सुनहरा क्रांति होता है, तो उस सुनहरे क्रांति को हम लोग कह सकते हैं वो होता है गुलाबी क्रांति एक होता है, इसको भी जरा नोट कर लो। तो गुलाबी क्रांति की बात करें दोस्तों तो गुलाबी क्रांति जो है वह किससे संबंधित है, तो वह प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज से। नीली हो गई, लाल हो गया, पीली हो गई, गोल रजत क्रांति, इंद्रधनुष और गुलाबी क्रांति। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो। अब क्रांति क्या होती है ये आप लोग पढ़ के पहले आओ, यहाँ सिर्फ रिवीजन करो, चीजों को पढ़ लो। यहाँ अगर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो क्रांति का मतलब बस इतना बता दे रहा हूँ आपको कि उस चीज का बढ़ावा देना। जैसे श्वेत क्रांति से संबंधित है तो दूध को ये बढ़ावा देंगे, ठीक।
अब सर दूध बढ़ावा मतलब क्या है? दूध बढ़ावा का मतलब अलग अलग अच्छी अच्छी नस्ल की गाय भैंस बकरी पे रिसर्च करना, जिससे दुधारू पशु रहेंगे तो वो ज्यादा दूध देंगे, तो दूध की मात्रा हमारे यहाँ पे बढ़ेगी, ये बात यहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया जरा धनाधन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन की दोस्तों तरफ चलें। इसमें क्या लिखा है? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ भैया प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दोस्तों जो है क्या लिखा है? पीवी, मैं इसे लिख दे रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अगर बात दोस्तों किया जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और बात किया जाए दोस्तों कि महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वह क्या थी? वह प्रथम महिला प्रधानमंत्री होती हैं। और बात किया जाए अगर वर्तमान की दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है कौन भैया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्तमान में आपके क्या हैं? ये प्रधानमंत्री हैं। बात किया जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद। और बात किया जाए वर्तमान की दोस्तों, तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ये वर्तमान में है। ठीक है, चलिए और जनजाति पूछेगा, किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य सूची में क्या नहीं सम्मिलित है? दंड प्रक्रिया संहिता नहीं सम्मिलित है। जेल पुलिस कानून व्यवस्था इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो बताओ, अर्धसंघीय संरचना हमारी है। ठीक है, अर्धसंघीय संरचना है। दूसरी बात, शक्तियों का विवरण भी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर, डीएम, कलेक्टर, इसके बाद आईपीएस, दुनिया भर के जो है सबके पास शक्तियां बटी हुई हैं। ठीक है, लिखित संविधान है हमारा, ये भी सही बात है। और संविधान की सर्वोच्चता है, सबसे बड़ा हमारा संविधान, ये भी बात सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन क्या है हमारा? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अर्थात यही आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय दोस्तों कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40। एक बात इसको और जाकर के डिस्क्राइब में देखिएगा। ठीक है, अगला सुनिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को जरूर होगी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी को टिक करके आप लोग बाहर चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आ जाइए आप लोग, एक मिनट भाई, हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? त्रिस्तरीय। अच्छा, बिजली का प्रवाह 26 नंबर। आइए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? आइए भाई जल्दी क्वेश्चन की तरफ देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? दोस्तों इससे पहले आप कुछ जानकारी लीजिए। क्या? अगर ऐसे करके सिंबल बना रहता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इस प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अगली बात, V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ है। और इसमें ये जो R देखते हो यही प्रतिरोध है। यही क्या है? प्रतिरोध है। बात है कि सर ये प्रतिरोध होता क्या है? तो यह धारा को रोकता है, धारा का प्रतिरोध करता है, धारा को रोकता है। मैं लिख दे रहा हूं, धारा का
धारा को यह रोकता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है तथा धारा को रोकता है। अगली बात दोस्तों किया जा रहा है कि सर सर्किट में कब धारा प्रवाहित होती है। ये लगाया बल्ब हमने और यहाँ कनेक्ट कर दिया भैया क्या, इस तरीके से एक बैटरी और यहाँ लगा दिया स्विच। अब बताइए मुझे ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और ये सर्किट कैसी है, तो यह ओपन सर्किट है, अभी यह ओपन सर्किट है। तो बताइए बल्ब जलेगा कैसे, कि सर यही डायग्राम आप ऐसे बना देंगे तो बल्ब आपका जल जाएगा। ये देखो सर्किट हमारी ये है, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो पूरा पूरा मिला दिया, तो यहाँ पे ये जल जाएगा कि नहीं जल पाएगा? अब जल जाएगा। तो बताओ कब जला, तो सर्किट क्लोज करने पे जल गया। ऐसा सिंबल क्या होता है दोस्तों, यह बल्ब का सिंबल होता है। ऐसा सिंबल क्या बताता है, तो यह बैटरी को बताता है। ऐसा सिंबल बैटरी, और ऐसा सेल रहेगा दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेल कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। बड़ा डंडी क्या बोलता है, प्लस, और छोटा डंडी क्या बोलता है, माइनस। इतनी बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 26 के बाद 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 27 नंबर में प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि आर क्या है, प्रतिरोध, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। और ओम का सिंबलाइज फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से। और अगर बात किया जाए कि इसका सिंबल कैसा दिखता है, तो सर्किट हम ऐसे करके इसको दिखाते हैं, ऐसे करके, इसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। नींबू का खट्टा स्वाद भैया साइट्रिक, किसके कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और बात किया जाए कि सर साइट्रिक अम्ल का मतलब ये खट्टा है, और खट्टे का मतलब दोस्तों विटामिन सी। खट्टे का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, विटामिन सी हो जाता है। ये बात भी आपको पता है, विटामिन सी के बारे में बताया गया था, ठीक है। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या विटामिन सी का इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक, क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर बात करें कि यह पाया कहाँ जाता है, तो संतरा और खट्टे फलों में विशेष रूप से आपको क्या पूछेगा, आंवला। आंवले में तो विशेष रूप से ये पाया जाता है। एक बार का क्वेश्चन आया था कि बताइए क्या पपीते में विटामिन सी होता है, तो यस भाई पपीते में भी विटामिन होता है। और कौन सा, विटामिन सी होता है। इतनी बात आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। एक बात आपको और बता दूं, अगर विटामिन सी की कमी होती है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों। तो रोग कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। मसूड़ों से खून आना, अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, क्यों भाई, मसूड़ों से दोस्तों खून आ जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो खट्टे फलों को ज्यादा से ज्यादा खाओ, ठीक। खट्टे फलों को ज्यादा से ज्यादा खाओ तो चीजें कंट्रोल रहेंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कर्कट जनित रसायन से संबंधित है। तो यह दोस्तों किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो एक तरीके से ये कैंसर हो जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, यह अनियंत्रित तरीके से, कैसे, अनियंत्रित तरीके से दोस्तों यह क्या करती हैं, बढ़ती हैं। और अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं तो रूप किसका लेती हैं, यह कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए पूछता है कि कर्कट जनक रोग जो है वह किससे संबंधित है, तो वह कैंसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह क्या होती है, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह जो है दोस्तों वह एपिडर्मिस, अर्थात वह क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, अधिचर्म। एपिडर्मिस अर्थात अधिचर्म, ये ऊपर वाला जो हमारा स्किन एपिडर्मिस से बना हुआ है। और इस एपिडर्मिस की बात करें, यह हमारे शरीर के सबसे ऊपर होता है, और इसे अधिचर्म भी कहते हैं। तो ये रहे आपके कुल 30 क्वेश्चन, ठीक। 30 क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका। आप हमें कमेंट करके प्लीज, आप सभी से विनती है कि हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इस पूरे लेक्चर को पढ़ने और समझने में आपको किस प्रकार की समस्याएं आई हैं। बस मैं अपनी कमियों को जानना चाहता हूं, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें यहाँ समस्या हो रही है और लिखने में समस्या है,
कि पढ़ने में समस्या है या फिर मार्कर थोड़ा कम दिख रहा हो, जो भी समस्याएं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती हैं, प्लीज आप हमें उस समस्या को जरूर बताइएगा। अगली क्लास में हम उन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग ये भी जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। ये पूरा क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ के आइएगा। अगले में फिर से हम लोग 30 क्वेश्चन के साथ आप सभी से मिलने वाले हैं। ठीक है।